हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। देखिए, टू लेग बिहाइंड। तो देखिए, टू लेग बिहाइंड मतलब होता है पिछड़ जाना। क्या होता है? पिछड़ जाना। ठीक है, पिछड़ जाना। टू लेग बिहाइंड मतलब होता है पिछड़ जाना। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी टू फेल टू मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। टू फेल टू मेंटेन द पेस और प्रोग्रेस। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि बात करें तो कहता है व्हेन 99 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 178 द रिजल्ट इज। तो देखिए, कहता है कि व्हेन 99 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 178। देखिए, 178 में से आप जो है 99 घटाएंगे तो कितना होगा? 18 में से 9 गया 9, और ये बचेगा आपको कितना? ये बचेगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 7, यानी 79। कितना होगा? 79, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो व्हेन 99 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 178 द रिजल्ट इज 79, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रिंक डॉट ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा? टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता है वेल नन फॉर बैड क्वालिटीज़ और डीड्स। तो देखिए, 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपको नोटोरियस। इसका मतलब होता है आपको कुख्यात। क्या होता है? कुख्यात। ठीक है, कुख्यात। तो देखिए, वेल नन फॉर बैड क्वालिटीज़ टू डिड्स मतलब होता है गलत कार्यों के लिए कुख्यात। तो यहाँ पे हो जाएगा नोटोरियस। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रगलर। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा आपको सेंध मार। क्या होगा? सेंध मार, ब्रगलर। ठीक है, उसके बाद देखिए थीप। थीप मतलब होता है चोर। थीप मतलब क्या होता है? तो थीप मतलब हो जाता है आपको चोर। ठीक है, थीप मतलब चोर। इडियट मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, इडियट मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे है देखिए सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल का जो सक्सेसफुल, तो यहाँ पे जो है इसका जो है इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, तो सक्सेसफुल मतलब क्या होता है? सफल। सक्सेसफुल मतलब क्या होता है? सफल होता है। ठीक, अब देखिए स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी, STRATEGY। ठीक है, STRATEGY। स्ट्रेटजी मतलब होता है रणनीति। डिफिनीसन DEFINITION। डिफिनीसन मतलब परिभाषा। डिफिनीसन मतलब होता है परिभाषा। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉन्टीन्यूअसली मतलब होता है लगातार ढंग से। ठीक है, लगातार ढंग से। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स द मनी वॉज डिवाइडेड डॉट माई 4 सन्स। तो 6 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? एमोंग। तो देखिए, यहाँ होगा दी मनी वॉज डिवाइडेड एमोंग माई 4 सन्स। तो यहाँ पे एमोंग क्या होगा? राइट होगा। देखिए, दो व्यक्तियों के बीच बिटवीन का यूज़ किया जाता है। 2 से अधिक व्यक्ति रहे तो वहाँ पे एमोंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात करें तो देखिए 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पोसेस। POSSESS। तो इसका मतलब होता है अधिकार। पोसेस मतलब होता है अधिकार या फिर कब्जा करना। ठीक है, कब्जा करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा आपको रिलीज़ करना, यानी मुक्त करना। क्या होगा? रिलीज, यानी ए ऑप्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा रिलीज यानी मुक्त करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है
कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए रिलिएबल, RELIABLE, रिलिएबल, तो देखिए इसका मतलब होता है भरोसेमंद। क्या होता है? भरोसेमंद। ठीक है, रिलिएबल मतलब होता है भरोसेमंद। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्पेंडेबल। ठीक है, डिपेंडेबल क्या होगा? डिपेंडेबल, यानी बी ऑप्शन। डिपेंडेबल मतलब होता है भरोसेमंद। ठीक है, निर्भर होने योग्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन जो है राइट होगा। ठीक है, डिपेंडेबल, भरोसेमंद। ठीक है, इसके अलावा होगा ऑथेंटिक, जेन्युइन, ETC। रिलिएबल का जो सिनोनिम हो जाएगा ये होगा ऑथेंटिक, जेन्युइन और डिपेंडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब 9 से 13 तक आता है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर जो है आंसर देना है। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। कहता है स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लोभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षा अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को करवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता प्रतिष्ठा के अंबरों से लाद दिया जाता है, परंतु अपना काम न करने दिया जाता है, तो निश्चय ही वह अनुभव की उसी कठोर रूप से दंडित किया गया। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं जो है बाह्य वस्तुओं का अभाव जो है नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठा के अंबरों से लाद दिया जाता है, रेखांकित शब्द का तात्पर्य क्या है? तो सी ऑप्शन, यानी ढेर से। प्रतिष्ठा के अंबरों से लाद दिया जाता है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द अंबार का अर्थ है ढेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भली भांति निर्वाह कर चुका था, उपयुक्त वाक्यांश से क्रिया विशेषण है। तो 10 का होगा बी ऑप्शन, भली भांति। क्या है? भली भांति। तो ठीक है, उसके बाद देखिए अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण अधिक महत्वपूर्ण है। क्रिया विशेषण का अर्थ ही क्रिया की विशेषता बताने वाला जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। संयुक्त क्रिया विशेषण के उदाहरण घर घर, दिन रात, जहाँ तहाँ। अब देखिए 11 कहता भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? बी ऑप्शन, रचनात्मक कार्य करने वालों को। ठीक है, भौतिक लाभ रचनात्मक कार्य करने वाले को नहीं लुभाते। 12 है पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ। तो देखिए 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो देखिए पूंजी के रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ एक ग्रंथ है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद को एक प्रगतिशील ऐतिहासिक चरण के रूप में देखा जो अंततः आंतरिक अंतर्विरोधियों के कारण स्थिर हो जाएगा और उसके बाद समाजवाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13 की यदि बात करें तो कहता है जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है? 13 का ऑप्शन डी ऑप्शन। तो देखिए जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, यहाँ रेखांकित भाग समर्थ के स्थान पर सक्षम या सामर्थ्यवान शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। समर्थ का पर्यायवाची शब्द सक्षम, सामर्थ्यवान, क्षमतावान आदि। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, पंक्ति में है। तो 14 का बी ऑप्शन, अन्योक्ति अलंकार। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास जो है रहते हैं, उपरोक्त पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है,
तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को जो है लक्ष्य कर कही जाने वाली बात दूसरों के लिए कही जाए तो वहाँ अनुक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिचंद्र को टरे न सत्य विचार। इनमें कौन सा रस है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, वीरस। तो चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, में दृढ़ श्री हरिचंद्र चंद्र को टरे न सत्य विचार। उपरोक्त पंक्ति में वीर रस है। क्या है? वीरस। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है उसे वीर रस कहा जाता है। 16 संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? तो बी ऑप्शन 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 17 का राइट आंसर होगा बी, सूचना। सूचना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। सूचना शब्द स्त्रीलिंग है। वाक्य में प्रयोग, उसे सूचना मिली है कि आज विद्यालय बंद है। ठीक है, आज विद्यालय बंद है। अन्य शब्द जैसे मित्र, उपहार और अध्याय, ये पुल्लिंग है। मित्र, उपहार और अध्याय पुल्लिंग है, जबकि सूचना क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन है तो 18 का होगा ए ऑप्शन, स्र। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन स्र, क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? 19 का सी ऑप्शन, दशानन। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो दशानन। क्या है? योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, दशानन। तो देखिए, दशानन जिसके 10 हाथ हो अर्थात रावण। पंकज, पंक अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। 20 है कि कारतूस और कर्फ्यू किस भाषा का शब्द है? सी ऑप्शन, फ्रेंच। कारतूस और कर्फ्यू फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा से आए अन्य शब्द कूपन, अंग्रेज, बिगुल है। अरबी भाषा से आए शब्द तरक्की, दवा, दिमाग, ठीक है, शाम, दुनिया आदि है। फारसी भाषा के शब्द है जिंदगी, जहर, दिल, शाही, गुलाब आदि, शादी, गुलाब। तुर्की भाषा के शब्द है बेगम, लाश, ताश, चाकू। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है कि अजायब घर हैं। 21 का ए ऑप्शन, संकर शब्द। अजायब घर क्या है? तो संकर शब्द है। अजायब घर क्या है? संकर शब्द। दो अलग अलग भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिलाकर जो नए शब्द बनाए जाते हैं उसे संकर शब्द कहा जाता है। जैसे घड़ी प्लस साज, ये होगा घड़ी साज, हिंदी और फारसी से बनाया गया। मच्छर प्लस दान, तो ये होगा मच्छरदानी, यानी हिंदी और फारसी से बना है। फिर है रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी, हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी से बना है। 22 है कि पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? सी ऑप्शन, योग रूढ़। पंकज, जलज आदि योग रूढ़ शब्द है। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिसका अर्थ रूढ़ हो जाता है, योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर, ठीक है, अर्थात गणेश जी। 23 नंबर देखिए, क्वेश्चन जो है 23 है कि चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो 23 का होगा सी ऑप्शन। क्या है? 23 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी चार दीवारी। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा? 23 का राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, चार दीवारी का अर्थ होता है मैदान, क्षेत्र आदि को चारों ओर से घेरने हेतु बनाई गई दीवार। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो बी ऑप्शन, और सूर्यमस्या। ठीक है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। अब देखिए, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। उसके बाद है कि मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, अंत्यवासी, जिसके बिना काम न चल सके, अपरिहार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, कहता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
तो 25 का राइट आंसर होगा सी। तो देखिए कांत कांति, इस जोड़े में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का युग्म सही नहीं है, जबकि देव देवी, ठीक है, मामा मामी, ठीक है, गधा गधी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सही युग्म है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 की यदि बात करें तो 26 है कि हिंदी तथा इसकी विधियाँ बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती हैं। 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, देवनागरी। हिंदी तथा इसकी विधियाँ बोलियाँ जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 27 देखिए, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है। तो 27 का होगा बी ऑप्शन, तत्पुरुष समास। गगनचुंबी शब्द में जो है तत्पुरुष समास है, ठीक है, गगनचुंबी शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। तो 27 का बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। गगनचुंबी, गगन को चुंबने वाला, गगनचुंबी में कर्म तत्पुरुष हैं, यहाँ को का लोप हो जाता है। तो जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता नील गाय में पद में समास है। तो 28 का सी ऑप्शन, कर्मधारी। तो नील गाय में कर्मधारी समास है। नील गाय का समास विग्रह नीली है गाय, जो इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कहता है उपसर्ग किसे कहते हैं, बी ऑप्शन। तो जो शब्दांश मूल शब्दों के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। 29 का होगा बी, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं अथवा विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का सही अर्थ। तो 30 का होगा ई ऑप्शन, क्या होगा, ई ऑप्शन। तो देखिए तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, लोकोक्ति का अर्थ है झूठा दिखावा करना। क्या है, झूठा दिखावा करना। तो इसका ई ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, ठीक है, झूठा दिखावा करना। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। कहता है मदर्स सिस्टर इज, तो इसका राइट आंसर होगा बी, आंट। मदर्स सिस्टर इज आंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब है INTERFERE, यह क्या है, तो इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। क्या होता है, हस्तक्षेप करना, ठीक है, हस्तक्षेप करना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ये होगा ऑब्स्ट्रक्ट, यानी बी ऑप्शन, यानी होता है बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको इम्पीड, IMPED, इम्पीड मतलब होता है बाधा डालना। अन्य शब्दों के अर्थ देखें, असिस्ट मतलब होता है सहायता करना। असिस्ट मतलब क्या होता है, तो सहायता, असिस्ट मतलब होता है सहायता करना, ठीक है, असिस्ट मतलब सहायता करना। उसके बाद एलो मतलब होता है अनुमति देना। एलो मतलब अनुमति देना, ठीक है, एलो मतलब होता है अनुमति देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, होलो। तो देखिए होलो का अर्थ होता है खोखला। क्या होता है, खोखला, ठीक है, कोटर, खोखला या फिर कोटर, होलो। इसके एंटोनिम हो जाएगा आपको सॉलिड, यानी ठोस, ए ऑप्शन। सॉलिड हो जाएगा, वर्थ वाइल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। क्या है, द लायंस शेयर। तो इस इडियम का अर्थ होता है बहुत बड़ा हिस्सा, यानी द लार्जेस्ट पोर्शन, बी ऑप्शन, द लायंस शेयर। तो क्या होगा, द लार्जेस्ट पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5, कहता फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज डॉट यूरोपियन। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा, ही इज अ यूरोपियन। देखिए ये कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है यू, तो इसीलिए यू से पहले ए लग जाएगा, ठीक है। वॉवेल साउंड से शुरू होगा तो एन लगेगा, ठीक है। अब चलिए
देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ हो जाएगा ही इज, क्या हो जाएगा, ही इज अ यूरोपियन। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, क्या होगा, ए ऑप्शन। देयर आर टोटल 28 स्टेट्स इन इंडिया। तो देखिए भारत में 28 राज्य और 8 यूटी है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ। तो 7 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ऑटोबायोग्राफी। तो देखिए स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटेन बाय हिमसेल्फ का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा। क्या होता है, आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा। उसके बाद अन्य शब्दों के अर्थ देखिए, नोवेल मतलब होता है उपन्यास, नोवेल मतलब उपन्यास। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, ठीक है। बायोग्राफी मतलब होता है दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो 8 है कि दिल्ली इज़ द डॉट ऑफ इंडिया। तो ए ऑप्शन, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है। देखिए कहता उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो 9 का होगा सी, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो उपमान की संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में अपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, ठीक है। मानो हवा के जोर से हुआ सागर जगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए भयालों सी। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है। तो 10 का ए ऑप्शन, भयानक रस, ठीक है। क्या है, तो भयानक रस। तो उपरोक्त पंक्तियाँ जो है कामयानी महाकाव्य से लिया गया है। कामयानी 1936 में जयशंकर प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है, ठीक है। इसमें जो है जल प्रलय के साथ ही मानव जीवन के विकास गाथा तथा औद्योगिकीकरण के दुष्परिणाम का चित्रण है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। 11 है कि निम्न समूहों में से किस शब्द समूह के वर्तन शुद्ध हैं। 11 के ए, तो देखिए दिग्विजयी, कृतज्ञ और क्षितिज, ठीक है। इसका वर्तनी क्या है, तो शुद्ध है। उसके बाद चलिए देखते हैं, देखिए शुद्ध शब्द जैसे होगा शिखर, उसके बाद होगा प्रकृति, उसके बाद मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद होगा जय श्री, ठीक है, जय श्री। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 12। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण जो है ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो ए ऑप्शन भ, ठीक है। हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है भ। तो ओष्ठ वर्ण है आपको उ, प, फ, ब, भ और म। ये क्या है, तो यह है ओष्ठ, ठीक है, वर्ण। उसके बाद देखिए दंतोष्ठ वर्ण क्या है, तो दंतोष्ठ वर्ण है व, ठीक है। दंतोष्ठ वर्ण क्या है, तो यह है व। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु लगती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन को घोष वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि संकर शब्द का अर्थ है। सी ऑप्शन क्या है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर दंत सौप्रांशार कर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलाकर बना लिए गए हो उन्हें संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए संकर शब्द जैसे रेलगाड़ी, तो रेल प्लस गाड़ी, ठीक है। वर्षगांठ, वर्ष प्लस गांठ। फिर है उड़न तस्तरी, यानी उड़न प्लस तस्तरी। नेक चलन, यानी नेक प्लस चलन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 की यदि बात करें
तो कहता है घुड़सवार शब्द में निम्न में से क्या है, तो सी ऑप्शन यौगिक शब्द। ठीक है, घुड़सवार जो है यौगिक शब्द है। बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो रूढ़ कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मेल से बनते हो जिनका खंड सार्थक होते हैं योग रूढ़ यौगिक कहलाते हैं। यौगिक का उदाहरण है आग, बबूला, पीलापन, दूध वाला, छलचंद। नेक्स्ट कहता समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो बी रत्नाकर। समुद्र का पर्यायवाची शब्द रत्नाकर है। समुद्र का अन्य पर्यायवाची शब्द सागर, जलधाम, जलधि, निर्निधि, उद्धि, अवधि आदि। मकरंद का पर्यायवाची शब्द होगा शहद, रस, पुष्परस, आश, मधु। उसके बाद देखिए वनिता का पर्यायवाची होगा दारा, जोरू, वामिनी। ठीक है, कलन, प्राण प्रिया, गृह लक्ष्मी, संघिनी। उसके बाद सहचरी, बेगम, पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी आदि। गण का पर्यायवाची शब्द होगा झुंड, समूह, समुदाय, जत्था, कबीला, श्रेणी, जाति, कोटि, वर्ग, सेवक, दूत, अनुचर, अनुयायी आदि। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 16 है कि नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाली पंक्ति को चुनिए। 16 का सी तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय, जाह्नवी। ठीक है, तो नदी, समुद्र, तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द होगा तरंगिनी, रत्नाकर, जलाशय, जाह्नवी। तरंगिनी का पर्यायवाची शब्द निर्झरनी। ठीक है, उसके बाद शैलजा, जयमाला, शैवालिनी, प्रवाहिनी, नदी, सरिता, वाहिनी आदि है। गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवनदी, विष्णु नदी, ध्रुवनंदा, देवनदी, सुरसरी, त्रिपतगा। उसके बाद है नदीश्वरी। तालाब का पर्यायवाची होगा सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, पोखरा, जलवान, सरती, ताल आदि। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17 है कि जानने की इच्छा के लिए कौन सा शब्द होगा, तो बी ऑप्शन जिज्ञासा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिज्ञासा। ठीक है, जीने की प्रबल इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जीविसा। ठीक है, अधिक समय तक जीते रहने यानी जिंदा को इच्छुक के लिए एक शब्द है जिजीविषु। ठीक है, किसी को जीतने की चाह के लिए एक शब्द है जिज्ञासा। ठीक है, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जिगुसु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाथी का स्त्रीलिंग होगा। 18 का सी हथिनी। हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथिनी। प्रत्येक और हर एक प्रयोग सदा एक वचन में होता है। फूट का बहुवचन फीट होता है। नारी का बहुवचन नारी वृंद होता है। आप का बहुवचन आप लोग होता है। 19 है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधानी में जो है दीर्घ ई प्रत्यय है। ठीक है, उसके बाद दीर्घ ई प्रत्यय का अन्य उदाहरण होगा रेती, फांसी, खांसी। ठीक है, चिमटी। उसके बाद देखिए नी प्रत्यय का उदाहरण है कहनी, सुननी, ठगनी, नटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि संगम का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो ई ऑप्शन। ठीक है, तो संगम का होगा शम जोर गम। ठीक है, सद्वानी का होगा सत्य जोर वाणी। सदाचार सत्य जोर आचार। ठीक है, सदानंद का होगा सत्य जोर आनंद। दिगंबर दिक जोर अंबर। 21 है कि जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहेंगे, पी द्विंदु समास। ठीक है, क्या कहेंगे, द्विंदु समास। तो जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उन्हें द्विंदु समास कहते हैं। द्विंदु समास का उदाहरण है मोटा ताजा। ठीक है, अन्न जल रोटी दाल, भला बुरा नमक मिर्च। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से पहले देख लीजिए कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का उदाहरण है पंचपात्र, नवरत्न, त्रियोगी, चौराहा, चतुर्वेद, दोपहर आदि। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 है कि 8 आंसू रोना। इस मुहावरे का आशय है 22 का ए ऑप्शन बहुत विलाप करना। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है कि बहुत विलाप करना। ठीक है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ होता है ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे। अंग टूटना मुहावरे का अर्थ है थकावट से बदन में दर्द
होना। अथ से इति तक मुहावरे का अर्थ होता है प्रारंभ से समापन तक, ठीक है। अमचूर हो जाना, मुहावरे का अर्थ है दुर्बल हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि मानस का हंस के लेखक का नाम, बी अमृतलाल नागर। तो मानस का हंस के लेखक है अमृतलाल नागर, ठीक है। अमृतलाल नागर का महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अमृत और विष, खंजन नयन, अग्रि गर्भा, बिखरे तिनके, ठीक है, नचौ बहुत गोपाल, चंदन वंद, युगावतार, बात की बात, बूंद और समुद्र, करवट, सुहाग के नुपुर और है सात घूंघट वाला मुखरा आदि, ठीक है। सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर अमृतलाल नागर ने खंजन नयन की रचना की। अमृतलाल नागर ने उपन्यास मानस का हंस तुलसी दास के जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, लड़का पेड़ से गिरा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है? 24 का सी अपादान कारक। लड़का पेड़ से गिरा, इसमें अपादान कारक है। अपादान कारक की विभक्ति भी करण कारक की भांति विभक्ति होता है और अपादान में अलग होता है। अपादान कारक का उदाहरण है वृक्ष से पत्ता गिरा। वृक्ष से पत्ता गिरा जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से देखिए 26 कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है, शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है। 25 का बी। तो देखिए दिए गए विकल्प बी में त्रुटि है, तो सही होगा कि आज भ्रष्टाचार हर क्षेत्र में है, शिष्टाचार के रूप में माना जाता है। 26 है ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है, बी ऑप्शन। तो खरीदने की व्यवस्था की जाती है शुद्ध रूप है क्योंकि व्यवस्था स्त्रीलिंग है, व्यवस्था स्त्रीलिंग है। 27 है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया, तो 27 का ए ऑप्शन। अपमान, तो तिरस्कार शब्द को अपमान से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अब 28 से 30 तक जो है गद्यांश को पढ़ के आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए गद्यांश दे दिया गया है। गद्यांश है कि आज हम इस असमंजस में पड़े और निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। स्वभावतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है और वह है अहिंसा और आत्मवाद का अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण न कर सके, पर उसके विद्वानों को तो हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए और उसके प्रवर्तक का इंतज़ार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही न मानेंगे तो उसके प्रवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है, ठीक है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को समझा है वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के जिसे वह सत्य भी करते थे, मानने वाले और प्रवर्तक थे, उसी के कुछ लोग जो है आज गांधीवादी का नाम दे रहे हैं। यद्यपि महात्मा गांधी जी ने बार बार यही कहे थे कि वे किसी नए सिद्धांत या वाद के प्रवर्तक नहीं हैं और उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमल कर दाखिले का यत्न किया है। विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देशों, अन्य काल और स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों से प्रचलित है, सभी अंतिम और मानविक अन्वेषण के बाद इसी जो है तत्व अथवा सिद्धांत में समाविष्ट पाए जाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि लेखक के मत में विश्व में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है। 28 का बी ऑप्शन क्या होगा? अहिंसा आत्मवाद द्वारा। 28 का क्या होगा? बी ऑप्शन, अहिंसा आत्मवाद द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिए 29, हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम लक्ष्यहीन और दिशाहीन हैं, तो इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, तो 30 का होगा बी, सत्य मार्ग की दुर्गमता, ठीक है, सत्य मार्ग की दुर्गमता। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है पैसेज, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज देखने से पहले देखिए
कहता है कि चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन डैट कैन सब्सटीट्यूट द लाइन। कहता है वन हु इज जो है इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ होता है कि सुख दुख में समान रहने वाला, ठीक है, यानी सी ऑप्शन स्टोइक। यानी वन हु इज इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ, ये हो जाएगा स्टोइक, यानी सुख दुख में समान रहने वाला। उसके बाद देखिए टॉलरेंट मतलब होता है सहिष्णु। क्या होता है? सहिष्णु। टॉलरेंट मतलब सहिष्णु। उसके बाद है पेशी मतलब होता है शांत। पेशी मतलब क्या होता है? शांत। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कहता हाउ मेनी डेज इन फरवरी ऑफ अ लीप ईयर। तो 2 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? देयर आर टोटल 29 डेज इन फरवरी ऑफ अ लीप ईयर, ठीक है। तो लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। नेक्स्ट कहता सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। 3 का होगा बी। क्या होगा? बी। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? COURTEOUS, कोर्टियस मतलब होता है वी नम्र। क्या होता है? वी नम्र, ठीक है। अन्य शब्दों के अर्थ देखिए। उसके बाद है फ्रीजिडिटी मतलब होता है ठंडापन। मैंडेटरी मतलब क्या होता है? मैंडेटरी मतलब होता है आवश्यक। मैंडेटरी मतलब क्या होता है? आवश्यक, ठीक है। और एमनीसिया मतलब होता है स्मृति भ्रम। क्वेश्चन नंबर 4 कहता दी अर्थ रोटेट्स फ्रॉम। 4 का होगा सी, वेस्ट टू ईस्ट। दी अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। कहता the state of being full or complete, तो बी ऑप्शन। तो देखिए the state of being full और complete यानी होता है प्लेंटीट्यूड, प्रचुरता, विपुलता, ठीक है, प्लेंटीट्यूड। उसके बाद देखिए PLEBISSCIT, इसका मतलब होता है जनमत। क्या होता है? जनमत संग्रह, ठीक है। प्लंडर मतलब होता है लूटना। प्लंडर मतलब क्या होता है? लूटना। उसके बाद देखिए PLIABILITY, इसका मतलब होता है अनुकूलनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता विच ऑफ द फ्लोइंग इज और इंडोर गेम्स। तो 6 का होगा डी ऑप्शन। तो ऑल ऑफ द एबव आर इंडोर गेम्स, लूडो, कैरम, चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑन क्लाउड 9। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, वेरी हैप्पी। ऑन क्लाउड 9 इडियम का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना, वेरी हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। woman who is the head of the family। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो देखिए कहता वुमन हु इज़ द हेड ऑफ अ फैमिली, उसको कहता है मैट्रियस, MATRIARCH। इसका मतलब कुल माता, ठीक है, मैट्रियार्क। तो इसका अर्थ होगा कुल माता। अब देखिए जैसे यहाँ पे है पेट्रियार्च मतलब होता है परिवार का पुरुष मुखिया, ठीक है। मोनोगैमी मतलब होता है एक विवाह की प्रथा। पॉलीगैमी मतलब होता है बहु विवाह प्रथा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वे कहलाते हैं, बी ऑप्शन, अव्ययी। 10 है कि अव्ययी कहलाते हैं। उसके बाद देखिए कि अव्यय जो है 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद हो जाएगा आपको विषम्याधिबोधक अव्यय। 10 है निम्नलिखित में से देशज शब्द है, तो बी ठोकर। तो ठोकर क्या है? ये देशज शब्द है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। देशज देखिए देशज शब्द जो है जो बोलचाल तथा देश की अन्य भाषाओं से गृहीत है। लोटा, कटोरा, गाड़ी, पैसा, दाल, भात, दारू, बेटा आदि। बेगम तुर्की भाषा का शब्द है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि वैभव का घोड़ा तेज भागता है। वाक्यांश में अविकारी शब्द है बी तेज,
तो वैभव का घोड़ा तेज भागता है, इसमें तेज जो है अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट 12 देखिए, अन्वेषण शब्द का अन्वेषण शब्द किन दो शब्दों से बना है? 12 का बी, अनु जोड़ एसन। अन्वेषण जो है अनु जोड़ एसन से मिलकर बना हुआ है, ठीक। अन्वेषण में यन संधि है, यन संधि के उदाहरण है अति जोड़ अल्प, अत्यल्प, देवी जोड़ अर्पण, देवी अर्पण, सु जोड़ आगत, स्वागत। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 है कि पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा, पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? 13 का बी ऑप्शन। इस तरह जो है पूर्ण विराम होता है, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है इस तरह होता है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और अल्प विराम इस तरह होता है, और संयोजक जो है इस तरह, ठीक है, संयोजक। अब देखिए 14 है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 14 का बी ऑप्शन, हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे, ठीक है, ये क्या है? अशुद्ध है। हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा कि हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सी ध्वनियाँ अयोग वाह है? 15 का बी ऑप्शन, अंग अह, ठीक है, तो अंग अह। अनुस्वार और विसर्ग को अयोग वाह ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अयोग वाह ध्वनि स्वर के अंत में लगते हैं, ठीक है। कहता है ऐसे वर्ण अ के योग से उच्चारित होते हैं और व्यंजन वर्णों का उच्चारण वहन करते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। 16 कहता चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी यह थल में, पंक्ति में अलंकार है। 16 का ए, अनुप्रास, क्या है? अनुप्रास। तो अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुप्रास प्रास, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लटानुप्रास। 17 कहता है कि रति अस्थाई भाव का रस है। 17 का ए, श्रृंगार। तो रति अस्थाई भाव रस है श्रृंगार का, ठीक है। श्रृंगार का देखिए अस्थाई भाव रति है, हास्य का हास्य है, ठीक है, और करुण का शोक है, वीर का उत्साह है, रौद्र का क्रोध है, भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सा है, अद्भुत का विषम्य है, शांत का निर्वेद है। 18 क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए कहता नीलकंठ शब्द में समास है, तो सी ऑप्शन, कर्मधारी। नीलकंठ में कर्मधारी समास। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर, ठीक है। द्विंदु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा प्रत्येक दो पदों के बीच और एवं या अथवा लोप रहता है, जैसे लोटा डोरी, ठीक है, माता पिता। नेक्स्ट 19 जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद हो वहाँ अलंकार होता है। 19 का बी, रूपक अलंकार। क्या होता है? रूपक, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म का अर्थ सही है? तो 20 का होगा ए, शंकर। शंकर इस तरह और मिश्रित इस तरह। मिश्रित मतलब होता शिव, शंकर मतलब शंकर, ठीक है। तो शंकर का होगा, तो देखिए दंत सौ उपरामस्वर कर का अर्थ होता है मिश्रण, दो का मिश्रण। तालब सौ उपरामस्वर कर का अर्थ होता है शिव भगवान शंकर। 21 कहता जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए ऑप्शन, अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। कुछ, अब देखिए अचानक होने वाला, आकस्मिक, कम बोलने वाला, मितभाषी, जो पहले न घटित हुआ हो, अभूतपूर्व, जो कुछ न जानता हो, अज्ञ, भूख से व्याकुल, तो ये होगा शुद्ध धातुर, ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक, जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है वधु प्लस उत्सव, तो ये 22 का बी, वधुत्सव, ठीक है। वधुत्सव में जो है दीर्घ स्वर है, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। क्वेश्चन नंबर 23 कहता भरत सम भाई, पंक्ति में छंद है। 23 का ए, चौपाई। क्या है? चौपाई है, ठीक है। चौपाई वह जो है सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। छंद 4 प्रकार के होता है, वर्णिक, मात्रिक, उभय और मुक्तक। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अर्ध्य शब्द का सही जो है वर्ण विच्छेद होगा। अर्ध्य शब्द का सही जो है वर्ण जो है विच्छेद होगा, तो 24 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? अर्ध्य का अ, र, ध, य, अ, ठीक है। क्या होगा? अर्ध्य का होगा अ, र, ध, य और अ। क्या होगा? अ, र, ध, य, अ, ठीक है। तो अर्ध्य का शब्द का सही जो है वर्ण क्या होगा?
अ होगा, र होगा, ध होगा, य होगा और क्या होगा, अ होगा। ठीक है, इस बार भी पूछा हुआ था 3.0 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है घोष व्यंजन जो है पहचानिए। तो 25 का होगा सी ऑप्शन, जौ। घोष व्यंजन क्या है, जौ है। ठीक है, उसके बाद देखिए घोष व्यंजन जो है, तो जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन वर्ण क्या कहलाता है, घोष ध्वनि होता है। जैसे ग, घ, र, ज, झ, ठीक है, ड, ढ, न। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष ध्वनि कहलाता है, जिन व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष कहलाता है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सब अघोष है, जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाता है, घोष। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है जहाँ उपमान उपमेय विशेषण विशेष संबंध हो वहाँ समास होता है। तो 26 का बी कर्मधारय समास। क्या होता है, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। देखिए उदाहरण नीलकमल, नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ। 27 से 29 तक आपको पैसेज कहता है कि बुद्धि मानव सभ्यता के उत्थान का मुख्य कारक सही है। बुद्धि के प्रयोग से मानव मात्र ने अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर आधुनिक भौतिक युग की रचना की है। सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक की यात्रा जो बुद्धि के रथ पर सवार होकर की गई है। मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि के जो है जादुई स्पर्श द्वारा हो सका। बुद्धि के समक्ष बल और तेज निरुपाय हो गए हैं और जगत में बुद्धि सर्वोच्च आसान जो प्रतिष्ठित हो गई। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन है मानव जीवन में कि सर्वोच्च स्थान है। तो 27 का सी ऑप्शन, बुद्धि का। ठीक, 28 कहता किसका निर्माण बुद्धि के प्रयोग से हुआ है। तो डी ऑप्शन, हवाई जहाज, अंतरिक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को यदि देखें, देखिए कहता है कि मानव जगत की जटिलतम समस्याओं का निराकरण भी बुद्धि के जादुई स्पर्श द्वारा हो सकता है। तो क्या से है, तो 29 का सी, दिन और रात कैसे होते हैं। ठीक है, 30 नंबर है कि निम्न वाक्यों में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। 30 का होगा बी ऑप्शन, वह सकुशल सहित अपने घर पहुंचा। तो 30 का होगा इसका शुद्ध रूप कि वह सकुशल अपने घर पहुंच गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।